बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खानज़ादा और आप देख रहे हैं मेडिकल एस्पायरेंट। स्टूडेंट, मैट्रिक क्लास के हवाले से हम कुछ लेक्चर अपने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके थे। 2 लेक्चर अपलोड हम कर चुके हैं और आज हम एक और लेक्चर मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी का अपलोड करने वाले हैं। इससे पहले के जो हमारे लेक्चर की सीरीज़ थी उसमें जो 2 लेक्चर मैट्रिक के हमने अपलोड किए थे उनमें गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स और उसमें हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस और स्टोमेटा को। और इसके बाद हमने दूसरे लेक्चर में फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन के बारे में एक डिटेल डिस्कशन की थी कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, क्या इनमें फ़र्क पाया जाता है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो इनका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखिएगा लाजमी तौर पर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स। गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल। इसका मतलब है कि ये हमारा ज़ूलॉजी का टॉपिक है। अब ये गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स में हम लोगों ने अपने पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये डिस्कस कर लिया था कि गैसेस एक्सचेंज के प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज के 2 प्रोसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे पहला प्रोसेस क्या है कि जिसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेकअप करते हैं, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था फोटोसिंथेसिस का। ये फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है दिन में और जस्ट ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के अंदर होती है। लेकिन इन्हीं प्लांट्स में रात के वक्त और दिन में वो पार्ट जो कि ग्रीन नहीं होते हैं उनके अंदर ये रिवर्स प्रोसेस होता है। मतलब कि ऑक्सीजन को टेकअप करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पायरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज के 2 प्रोसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड गैसेस एक्सचेंज। और गैसेस एक्सचेंज फोटोसिंथेसिस कैसे ये प्रोसेस हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को टेकअप करके ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। जबकि रेस्पायरेशन में ये रिवर्स प्रोसेस हो जाता है कि ऑक्सीजन को टेकअप करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। तो प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज के 2 प्रोसेस होते हैं। स्टूडेंट, एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज का एक ही प्रोसेस होता है और वह है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, दे टेक इन द ऑक्सीजन, एंड उसके रेस्पॉन्स में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, यानी दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस कहलाता है और इसको रेस्पायरेशन कहते हैं। रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है एनिमल्स में एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, यानी रेस्पायरेशन के प्रोसेस के ज़रिए एनिमल में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी उनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गैसेस एक्सचेंज कहाँ से होती हैं? देखिए, अगर हम ह्यूमन की एग्जांपल लें, इंसान की एग्जांपल लें, तो इंसान में गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो अल्वियोलाई पर होता है। यानी हमारे लंग्स में एक सेक थैलियों की तरह की स्ट्रक्चर होती हैं, अल्वियोलाई, वहाँ से गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। जबकि अर्थवॉर्म में यही गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस उनकी बॉडी सरफेस से हो रहा होता है। और इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस डिफरेंट टाइप की जगहों से हो रहा होता है। बॉडी की वो बॉडी सरफेस जहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं वो सरफेस रेस्पायरेटरी सरफेस कहलाती है। यानी अगर मिसाल के तौर पे आप इंसान की एग्जांपल लें तो हमारे अंदर गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस के लिए इस तरह से एक सेक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको कहते हैं अल्वियोलाई। ये अल्वियोलाई है। अब इस अल्वियोलाई में पूरे रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट से गुजरने के बाद एयर अंदर इंटर होती है, ये एयर अंदर इंटर हो गई और इस एयर के अंदर होती है ऑक्सीजन। तो एयर इस ऑक्सीजन समेत अंदर इंटर हो जाती है और इस अल्वियोलाई के चारों तरफ होती हैं ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज। और ये ब्लड कैपिलरीज पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके अल्वियोलाई में ले आती हैं। जैसे ही ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं, ऑक्सीजन अल्वियोलाई की सरफेस से डिफ्यूज़ होकर ब्लड वेसल्स में आ जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से डिफ्यूज़ होकर इस अल्वियोलाई के अंदर आ जाती है और फिर एयर के साथ बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है इस अल्वियोलाई की सरफेस के थ्रू हो रहा है। इसका मतलब है हमारी रेस्पायरेटरी सरफेस ये अल्वियोलाई है।
इसी तरीके से आप अगर अर्थवर्म की एग्जाम्पल पढ़ें, अर्थवर्म एक सेगमेंटेड एनिमल होता है, उसकी बॉडी के अंदर इस तरीके से सेगमेंट्स बने हुए होते हैं। अब आप अर्थवर्म की एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो अर्थवर्म गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस करता है थ्रू देयर बॉडी सरफेस, यानी वो अपने बॉडी की सरफेस से ऑक्सीजन को टेकअप करता है और बॉडी की सरफेस से ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोसेस या जो रोल ये अल्वियोलाई हमारे अंदर परफॉर्म कर रही है, सेम वही रोल इस अर्थवर्म के अंदर इसकी बॉडी सरफेस कर रही है। ये इसकी रेस्पिरेटरी सरफेस है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं ऐसी सरफेस को जिसके ज़रिए से गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा होता है। रेस्पिरेटरी सरफेस की अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं कि एक जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, बेस्ट रेस्पिरेटरी सरफेस होने के लिए उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होना ज़रूरी होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो थिन होनी चाहिए। थिन का मतलब है वो मल्टी सेल लेयर्ड ना हो, यानी जितनी ज़्यादा सेल की लेयर होंगी गैसेस को उतना ज़्यादा वक्त लगता है उस लेयर्स को क्रॉस करने में। अब इसकी एग्जांपल ये ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पे एक रेस्पिरेटरी सरफेस है, उसके अंदर सेल की एक ही लेयर है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन को अगर अंदर जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर बाहर जाना है तो इसका मतलब ये हुआ जस्ट एक सेल की लेयर को ही क्रॉस करना है। जबकि अगर यही चीज़ मल्टी सेल लेयर्ड होती, मल्टी सेल लेयर्ड होती यानी बहुत सारी सेल्स की लेयर इसमें होती, 2, 3, 4, 5 मुख्तलिफ किस्म सेल की लेयर होती, तो फिर क्या होता कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों गैसेज जो होती हैं सेल टू सेल डिफ्यूज़ होते 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 जाकर क्रॉस कर पाती हैं इस चीज़ को, जिससे ये होता कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो हम पूरी नहीं कर सकते थे, यानी ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो सकती थी और जो वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो वहाँ पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती, जिससे सफोकेशन और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, जिससे लाइफ को थ्रेट आ सकता था। इसलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी ये थिन होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि रेस्पिरेटरी सरफेस मॉइस्ट हो, मॉइस्ट भी कह सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि वेट होनी चाहिए, गीली, जिसे गीला कहते हैं ना। वेट और गीला का मतलब क्या होता है? आसान ज़बान में जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसमें मॉइस्चर मौजूद होना चाहिए। अब मॉइस्चर कैसे? मिसाल के तौर पे ये एक रेस्पिरेटरी सरफेस है, इसके थ्रू हमने गैसेस को एक्सचेंज कराना है। अब देखो कैसे हम क्या करते हैं कि इस रेस्पिरेटरी सरफेस को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या होने वाला है। अब ये रेस्पिरेटरी सरफेस है, इसको मैंने बड़ा कर दिया है, यानी इतनी वाइड मैंने कर दी है। इसके बाद अगर आप देखते हैं इसमें कि जब इसमें मॉइस्चर मौजूद है, हम यहाँ पर लिख देते हैं वाटर लिख देते हैं, यानी वाटर इसमें मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। अभी मॉइस्चर क्या पार्ट प्ले करता है कि जब ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होने के लिए इस रेस्पिरेटरी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आती है तो ऑक्सीजन इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मौजूद वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। डिज़ोल्व होने के बाद ये ऑक्सीजन आहिस्ते आहिस्ते फ्लोट करते 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 दूसरी साइड पे निकल जाती है और ये इंटर हो गए अंदर। सेम केस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहले मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट में आती है सरफेस के साथ और फिर इसमें डिज़ोल्व होने के बाद ये यहाँ से रिलीज हो जाती है। अगर इसकी वेटनेस को ख़त्म कर दिया जाए तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर से इन गैसेस के एक्सचेंज का प्रोसेस भी स्टॉप हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी जो इसकी है वो ये कि ये परमिएबल होनी चाहिए। रेस्पिरेटरी से जो सरफेस है शुड बी परमिएबल। नाउ इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि आप लोग मास्क यूज़ करते हैं, आप लोग आजकल मास्क यूज़ करते हैं और उस मास्क को पहनने के बाद आपको किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता सांस लेने में, वो इसलिए कि ये मास्क गैसेस के लिए परमिएबल है। लेकिन इसी की जगह पर अगर हम पॉलीथीन का कोई बना के मास्क उसको लगा लें यहाँ पर, तो वो जाहिर सी बात दम घुटने लग जाएगा, सांस नहीं आप ले पाएंगे क्योंकि वो उसके लिए परमिएबल नहीं है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस का गैसेस के लिए परमिएबल होना भी लाजमी है। अगर गैसेस के लिए रेस्पिरेटरी सरफेस परमिएबल नहीं है तो बेशक थिन हो बेशक मॉइस्ट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इससे उनका परमिएबल होना लाजमी, यानी वो गैसेस उन्हें बासानी क्रॉस कर जाए। इसके बाद चौथी और आखिरी प्रॉपर्टी है और वो है इसका सरफेस एरिया, यानी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसका सरफेस एरिया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके टोटल वॉल्यूम से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। यानी वॉल्यूम मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कितनी जगह ऑक्यूपाई किए हुए है,
तो वो उसका वॉल्यूम है। और जो रेस्पायरेटरी सरफेस है वो रेस्पायरेटरी सरफेस उसके टोटल वॉल्यूम से कहीं ज़्यादा होनी चाहिए तो प्रॉपर गैसेज एक्सचेंज हो पाएंगे। अब आप कहेंगे सर हमारी कैसे हो सकती है, हमारी रेस्पायरेटरी सरफेस तो अल्वियोलाई है वो लंग्स में, और लंग्स यानी हमारी थोरेसिक कैविटी उसमें 2 लंग्स और उन लंग्स के अंदर अल्वियोलाई मौजूद है। तो हमारे दोनों लंग्स में जो अल्वियोलाई हैं वो 700 मिलियन अल्वियोलाई होती हैं। और इन अल्वियोलाई को अगर आप खोलना शुरू करें और खोलते खोलते ज़मीन पर बिछाना शुरू करें तो एक टेनिस के कोर्ट के बराबर, यानी जो टेनिस का मैदान होता है उसके बराबर ये टोटल हो जाएंगी। इसका मतलब है हमारा रेस्पायरेटरी सरफेस एरिया इतना बड़ा है। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी बॉडी से रेस्पायर कर रहे होते हैं वो पूरी की पूरी बॉडी उनका सरफेस एरिया हो जाती है। स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं तक ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे फॉरवर्ड भी कीजिए। शुक्रिया।